हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चैप्टर 2 हम स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। दिस इज द स्टार्टिंग मतलब बेसिक चैप्टर ऑफ क्लास 11th। आपको बहुत ध्यान से सब छोटी छोटी बातों को समझना है कि यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट की जरूरत क्या है। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेजरमेंट का पर्पस क्या है। तो नॉर्मली हमारा फर्स्ट यही टॉपिक आज का होगा, नीड फॉर मेजरमेंट। मीन्स हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, यह सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। नीड फॉर द मेजरमेंट। लाइक अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स डिफाइन करता है नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स डील विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। बट कोई भी नेचुरल फिनोमेना होगा तो वो एक नेचुरल फिनोमेना बहुत सारी क्वांटिटी से मिलकर बनी होगी। तो नेचुरल फिनोमेना के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन होगा जो मिलकर एक नेचुरल फिनोमेना देगा। लाइक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो फोर्स के लिए रिक्वायर्ड है मास और एक्सेलरेशन। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी कंबाइंड होकर एक फिनोमेना फोर्स को दे रहे हैं। मीन्स वर्क डन होने के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द टू फिजिकल क्वांटिटी विच कंबाइन टू गिव द एक नेचुरल फिनोमेना, दिस इज द वर्क डन। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना होने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट जरूरी है। लाइक 10 न्यूटन की फोर्स, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक फोर्स दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमने ये बोल दिया कि इस पर 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट करेगी, तो या तो ये हो सकता है कि मास 2 kg का हो और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हो सकता है कि 5 kg का मास हो, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीन्स क्या है कि किसी भी फिजिकल फिनोमेना के मेजरमेंट करने के लिए जो क्वांटिटी यूज्ड हो रही है उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, तभी हम एग्जैक्ट उस फिनोमेना के बारे में बता सकते हैं। तो एक्चुअल मेजरमेंट, द मेजरमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्टडी ऑफ फिजिक्स या एनी फिजिकल फिनोमेना। तो मेजरमेंट is the very important factor for the knowledge of any physical phenomena। लाइक हमने एक एग्जांपल लिया कि यहां से अगर हम मुंबई देखते हैं तो अराउंड 2000 किलोमीटर है। अगर हम कार से जाते हैं 100 के स्पीड से, अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर हम जाएं तो हमें कितनी आवर्स लगेगा मुंबई ट्रैवल करने में? 20 आवर्स। तो मीन्स हमें एक्चुअल मीन्स एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें नोन है, तभी हम नेचुरल फिनोमेना जो फिजिकल फिनोमेनन है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेनन के एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट की जरूरत क्या है।
अदरवाइज नॉर्मली हमने बोल दिया फोर्स एक्ट करी, अब कितनी फोर्स एक्ट करी हम कैसे बता पाएंगे? तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है उस ऑब्जेक्ट के मास कितना है और वो कितने एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है, वो कितना एक्सेलरेट हो रहा है, तो हम उस बॉडी पर फोर्स कितने एक्ट कर रही है ये हम बता सकते हैं। क्लियर है? तो मेजरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट का पर्पस क्या है? फिजिक्स हमें क्या बताता है? फिजिक्स विच डील्स विद फिजिक्स deals with the nature and the natural phenomena. नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी की जरूरत होती है और उस क्वांटिटी का एक्चुअल मेजरमेंट होगा तो हम एक्चुअल नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट हम आ जाए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी नॉर्मली हम क्या लेते हैं? लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, these are the physical quantity. Work, force, energy, power, these are the physical quantity. The physical quantity the quantity which can be measured directly or indirectly with the law of physics. This is called physical quantity. कोई भी हम टर्म हम बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वहां फिजिक्स के लॉ से ही हम उसके मेजरमेंट करते हैं, तभी हम इसके फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लाइक स्पीड, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो लॉ ऑफ फिजिक्स के हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस, जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना, किसी भी क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस फिजिक्स के हेल्प से कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो लाइक फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स हमने ले लिया, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सेलरेशन, दिस इज द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट, अगर हम वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के हेल्प से, मतलब फिजिक्स के लॉ के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करें, तो दैट क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम आ जाए, अब हम आते हैं यूनिट। व्हाट इज यूनिट? हमें यूनिट समझने के लिए रिक्वायर्ड है यूनिट। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा 10। अब 10 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, क्या है? तो हम इसे बता नहीं पा रहे, क्योंकि 10 इज ओनली द नंबर, दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
ऐसे कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन नहीं है, तो दिस इज द नंबर। लेकिन अगर मैं इसके साथ m लिख दूं तो 10 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने इसके साथ m लिख दिया मीन्स 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स दिस डिनोट द एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए some numerical value required है and its unit is required। तो फर्स्ट हम यूनिट को एक्सप्रेस करें तो टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी in any standard form is called unit। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। केवल 10 एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर 10 के साथ हमने m लिखा है मीन्स दिस डिनोट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। 10 के साथ हमने n लिखा मीन्स दिस डिनोट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। 10 के साथ हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा मीन्स इट डिनोट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो टू फैक्टर इज रिक्वायर्ड। वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड इज द यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्लेन करना है तो फिजिकल क्वांटिटी is denoted by Q and this is equal to numerical value into size of unit। मीन्स हम लोग यहीं से एक फॉर्मूला लेते हैं Q, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी Q, numerical value is N and size of the unit is U। तो यहां से एक फॉर्मूला मिल गया Q इज इक्वल टू N इंटू यू। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हमें चाहिए तो पहले तो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है कि क्या है फोर्स। तो यूनिट इज फोर्स न्यूटन, और कितने अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रही, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू द साइज ऑफ द यूनिट, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज रिक्वायर्ड है। वन इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज द साइज ऑफ द यूनिट। अब साइज ऑफ द यूनिट का क्या मतलब है ये समझना है। लाइक हमने एज्यूम कर लिया डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब मीटर इज द यूनिट एंड 10 इज द नंबर। लेकिन हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। अब हमने एक चीज देखा कि जैसे अगर हमें इसे mm में चाहिए तो 10,000 mm। तो Q हमारा जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q सेम है, लाइक ए डिस्टेंस, ये तो सेम है। हम चाहे उसको लिखे 10 मीटर, हम चाहे इसको लिखे 1000 सेंटीमीटर, या हम इसको लिखते हैं 10,000 mm, लेकिन है तो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है इसका मतलब जो यूनिट होगा वो बड़ी होगी।
न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, यूनिट छोटी होती जा रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, यूनिट छोटी होती जा रही है। तो इसका मतलब ये दोनों इनवर्स रिलेशन है। मीन्स Q दिस इज इक्वल टू N इंटू U, तो N इनवर्स U इनवर्स ऑफ N। न्यूमेरिकल वैल्यू हम बढ़ाएंगे, यूनिट छोटी होती जाएगी। यहां तक क्लियर है रिलेशन? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज रिक्वायर्ड है। वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड इज इट्स यूनिट। अगर हम यूनिट बड़े रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, यूनिट छोटी रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। एंड दिस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब हो गई उसमें मैग्नीट्यूड है, तो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। और दिस फिजिकल, व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी? दिस इज द यूनिट। यूनिट ही हमें उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। डिस्टेंस है, स्पीड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, एनर्जी है, तो ये तो हमें यूनिट बताएगा। लेकिन कितने अमाउंट है, दिस इज द नंबर। तो यूनिट बढ़ाओगे, यूनिट बड़ी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। यूनिट को हम छोटी करते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाए टाइप्स ऑफ यूनिट। इससे पहले मैं एक टर्म बताऊंगा, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट दिस इज कॉल्ड CGS सिस्टम। C stand for centimeter, G stand for gram and S stand for second। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एटलीस्ट 3 फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए। वैसे हम जितने भी यूनिवर्स में हैं फिजिकल क्वांटिटी, सबको एक्सप्रेस करने के लिए हमें 7 फंडामेंटल यूनिट की जरूरत होती है। देयर आर द 7 फंडामेंटल यूनिट, बट मिनिमम इस 3 यूनिट से भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। सेंटीमीटर लेंथ, ग्राम मीन्स मास और टाइम मीन्स सेकेंड। सेकेंड इज FPS सिस्टम। फुट मीन्स लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, पाउंड मीन्स फोर्स या मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, S स्टैंड फॉर सेकेंड। थर्ड MKS सिस्टम। M means mass, stand for meter, K stand for kilogram and S stand for second. And the fourth is SI, system international। सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? सिंपल दिस इज MKS फॉर्म। बहुत सारे ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका SI यूनिट ही MKS है।
मतलब एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनली दिस इज द वैलिड यूनिट। लाइक हम छोटे से एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। अगर हम फोर्स लेते हैं तो नॉर्मली मास, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर सेकंड माइनस 2। मीटर भी है, किलोग्राम भी है, सेकंड है, तो दिस इज द एमकेएस फॉर्म। अगर हम इसका ऐसा यूनिट से लिखेंगे तो यही न्यूटन होगा। सेम अगर हम वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क दिस इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए अगर हम एमकेएस फॉर्म में देखेंगे तो ये केजी मीटर सेकंड माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, दिस इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। दिस इज इन एमकेएस फॉर्म, बट इट्स एसआई यूनिट, ये हमारा एमकेएस है। अगर हम इसे एसआई यूनिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो यही आएगी जूल। जूल इज द एसआई सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइक एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीन्स मीटर सेकंड माइनस 2, एमकेएस है। लेकिन इसका ऐसा यूनिट भी सेम होगा, मीटर सेकंड माइनस 2। तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट से एमकेएस यूनिट है, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट्स डिफाइंड है, लाइक फोर्स, वर्क एक्सेट्रा, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। तो क्लियर है ये दोनों में डिफरेंस कि सिस्टम ऑफ यूनिट मेनली हम जो 4 लेते हैं, वन इज द सीजीएस सेंटीमीटर, सी मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड मीन्स लेंथ मास टाइम, एफपीएस फुट, मेजरमेंट हम फीट में भी करते हैं, फुट में भी करते हैं, पाउंड मास एंड टाइम इज सेकंड। अब नॉर्मली इसका यूज नहीं आता है कि नॉर्मली हमारे जो इंडिया में जो एग्जाम होती है सभी एसआई सिस्टम बेस्ड है, तो इसकी जरूरत अब नहीं है। एमके सिस्टम, एम स्टैंड फॉर मीटर, के मींस किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड, एंड एसआई दिस इज द सिस्टम इंटरनेशनल इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का ही मॉडिफाइड फॉर्म को हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। समटाइम कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसका एसआई स्पेशली डिफाइंड है, अदरवाइज नॉर्मली जो एसआई है दिस इज द एमकेएस सिस्टम। अब हम आ जाए टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट, इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस यूनिट, एंड द सेकेंड दिस इज कॉल्ड derived unit। फंडामेंटल का मतलब है दिस इज द इंडिपेंडेंट, बेस यूनिट है, मीन्स दिस फिजिकल क्वांटिटी को किसी और के हेल्प से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल के हेल्प से जो न्यू यूनिट हम एक्सप्रेस करेंगे दिस इज द derived unit। द फंडामेंटल यूनिट, it is the independent unit which
cannot be expressed with the help of other units like length, mass, time, temperature, etc. But derived unit which can be expressed, नेम से भी क्लियर है, जैसे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं फोर्स के लिए, तो फोर्स दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिराइविंग द फोर्स। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से जो न्यू यूनिट डिराइव होगी, न्यू यूनिट डेवलप करेंगे, दैट न्यू यूनिट दिस इज कॉल्ड डिराइव। तो फंडामेंटल इज इंडिपेंडेंट, किसी और के हेल्प की जरूरत नहीं है, बट इसके हेल्प से जो न्यू यूनिट डिराइव करेंगे, न्यू यूनिट डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिराइव। द डिराइव यूनिट इज द यूनिट which can be expressed with the help of fundamental unit like speed, acceleration, force, work, etc. Next is, there are seven fundamental unit and two supplementary units। टोटल हम लेते हैं तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल आर length, mass, time, temperature, quantity of substance, electric current, luminous intensity. These are the 7 fundamental units, and there are 2 supplementary units. One is called plane angle and second this is called solid angle. इस टोटल 9 के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। और दीज जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उसी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। 7 फिजिकल वर्ल्ड मीन्स जो वर्ल्ड में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है विद द हेल्प ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट, तो हम ये बोलते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट मेक्स ए फिजिकल वर्ल्ड विद द help of 7 fundamental unit we can develop the physical world।
फिजिकल वर्ल्ड मीन्स विद द हेल्प ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट। तो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा है, इसका हम टेबल ड्रॉ करेंगे। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, and its unit. First is length, unit is meter, short form में हम m लिखते हैं। Second is mass, किलोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं kg। टाइम, सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में एस लिखें। लुमिनस, इंटेंसिटी, दिस इज द कैंडेला, CD, फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, A, सिक्स्थ, टेम्परेचर, केल्विन, K, and seventh is quantity of substance, mole, short form is MOL, and these are the 7 fundamental units. Now 2 supplementary units. One is called plane angle, radian, RAD, and second is solid angle, STERADIAN, ST radian, SR, short form is SR. These are the 7 fundamental and these are the 2 supplementary unit. अब हमें ये समझना है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हम प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं। प्लेन एंगल, रेडियन। जब भी हम प्लेन टर्म लेते हैं तो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन, लाइक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मीन्स लाइन, आइदर इन x डायरेक्शन और इन y डायरेक्शन और इन z डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। सेकेंड इज 2 डायमेंशनल मोशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन। अब प्लेन तभी बनेगा जब 2 एक्सिस हो। नॉर्मली हम लेंथ लेते हैं तो उसका यूनिट क्या लेते हैं, मीटर, मीन्स 1 डायमेंशन। लेकिन अगर हम एरिया लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, मीन्स मीटर इंटू मीटर, मीन्स यहाँ 2 एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे प्लेन की बात होगा तो 2 एक्सिस होगा, तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर है,
इसका मतलब वो 2 डायमेंशनल है। अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस। स्पेस का मतलब है जहां भी वॉल्यूम होगा, मीन्स एक्स वाई जेड तीनों प्लेन। जैसे हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हम क्या लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स यूनिट इज मीटर क्यूब, मीन्स मीटर इंटू मीटर, तीनों एक्सिस है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस। तो प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशन, मतलब एक्स वाई एक्सिस में, जैसे हमने रिंग को रख दिया सर्कल है तो 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हमें 3 डायमेंशन लेना है तो उसमें हम वही लेंगे स्फीयर, सिलेंडर, कोन, दीज आर द 3 डायमेंशनल बॉडी। तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस में, ऑब्जेक्ट स्पेस में। जैसे एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब ग्राउंड से अगर स्काई को जा रहा है तो हम देखेंगे एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज होंगे। जैसे एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट रखा है लेकिन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे लाइक, ऐसे हम समझें लाइक ये ऑब्जेक्ट एक्स और वाई प्लेन है। अगर ऑब्जेक्ट यहां है और इसकी मोशन अगर केवल यहां हो रही तो केवल वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, बट एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रही तो हम इसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। अगर ये केवल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमेशा देखेंगे वाई सेम है, केवल चेंज एक्स में आ रहा है तो दिस इज द 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर हम इसे 2 डायमेंशनल बताना चाहें तो ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस अगर पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहां हम देखेंगे एक्स और वाई दोनों में चेंज आ रही है, एक्स और वाई दोनों में चेंज आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन हो रही है, 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अगर एक ही एक्सिस के पैरेलल होगा तो दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशन। ये नहीं है कि यहां वाई कोऑर्डिनेट भी है और एक्स कोऑर्डिनेट भी है, इनिशियल कोऑर्डिनेट पर हमें नहीं जाना। जो मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट को वो किसी एक्सिस के अगर पैरेलल है, एक ही एक्सिस के अगर पैरेलल जा रहा है तो दिस इज द 1 डायमेंशनल मोशन। तो यहां पर हम यही बात करने जा रहे हैं प्लेन एंगल। जैसे हम प्लेन की बात कर रहे हैं मींस 2 डायमेंशन में हम बात करने जा रहे हैं, और 2 डायमेंशन लाइक हम सर्कल ले सकते हैं, दिस इज द 2 डायमेंशन। लाइक अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन में देखते हैं तो पार्टिकल लाइक हमने जूम कर लिया ऐसे मूव कर लिया तो हर एक पॉइंट पर यहां पर हम देखेंगे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये है। अगर हम यहां देखते हैं तो एक्स भी चेंज हो रही है, वाई भी चेंज हो रहा है। अगर हम यहां देखते हैं तो एक्स भी चेंज हो रही है और वाई भी चेंज हो रही है। अगर हम यहां देखें तो एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब एक्स और वाई दोनों चेंज होती जा रही है, मतलब दोनों एक्सिस में पार्टिकल का मोशन है तो दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशन। मतलब हमने सर्कुलर रिंग ले लिया। तो प्लेन एंगल का मतलब है एंगल मेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। लाइक ये सेंटर है O, दिस इज द रेडियस R, इनिशियली पार्टिकल दिस पोजीशन, फाइनली P से Q तक ये मूव कर गया, T करके T तक। तो पार्टिकल, ये जो पार्टिकल यहां से यहां मूव कर गए तो सर्कल के सेंटर पर एक एंगल फॉर्म होगा एंड दैट एंगल दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अगर पार्टिकल यहां से यहां मूव किया तो दिस इज द आर्क एंड दिस इज द रेडियस। तो एंगल दिस इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क इज L, रेडियस इज R, मींस थीटा इज L by R।
अगर हमने इस सर्कल में देखे तो ये भी एक आर्क है, 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 ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। बहुत सारे आर्क बन सकते हैं और सबको अगर हम सम कर दें तो दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो अगर हमें टोटल लेंथ आर की चाहिए तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि अगर हम आर की मैक्सिमम लेंथ लेंगे तो एंगल मैक्सिमम कितना होगा 2 पाई और 360। तो हम ये बता सकते हैं इन द प्लेन द मैक्सिमम एंगल फॉर एज 360। क्लियर है प्लेन एंगल। नेक्स्ट हम आते हैं सॉलिड एंगल पर। सॉलिड एंगल इसको नोटेशन लेते हैं ओमेगा से डिनोट। सॉलिड एंगल के लिए बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं, जैसे जब आप जाते हो स्कूल जाते हो तो जैसे छुट्टियां होती हैं तो आप देखते हो गेट पर आइसक्रीम वाले होते हैं और तुम्हारे पास कम पैसे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, किसी के पास 10 रुपये, किसी के पास 20 रुपये, किसी के पास 50 रुपये। तो हम बच्चे क्या प्रेफर करते हैं कि कोन वाले आइसक्रीम ले लें। अगर हम कोन देखते हैं तो कोन का शेप अगर हम देखें तो यही तो शेप है कोन का। और बहुत सारे कोन की अगर हम टेल को एक साथ कंबाइन कर लें तो इमेजिन करो एक स्फीयर का शेप लेंगे। तो अगर हम स्फीयर लेते हैं, ये हमने स्फीयर लिया, इसकी ये सेंटर है। अगर हम इसमें सेक्शन कट कर दें लाइक ये सेक्शन तो देखो ये कोन का शेप बन गया। हमने एक सेक्शन कट किया तो देखो ये कोन का शेप बन गया। यहाँ हमने एक सेक्शन कट किया, ये कोन का शेप है। यहाँ सेक्शन, ये कोन का शेप। 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 तो ये बहुत सारे कोन्स को अगर हम मिला दें तो एक स्फीयर का शेप होगा। ये सर्कल नहीं है, दिस इज द स्फीयर, 3D बॉडी है एंड दिस इज द कोन। हर एक सेक्शन एक कोन है, मीन्स कोन के हर एक कोन के टेल को अगर हम मिला देते हैं तो एक स्फीयर का शेप लेगा। तो अगर हम देखें तो दिस इज द रेडियस, this is the radius r and this is the small surface area and this is the small solid angle। तो अगर हम कोण को डिफाइन करते हैं तो it is the ratio of change in surface area to the square of its radius। means हमें स्मॉल सॉलिड एंगल चाहिए तो स्मॉल सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। और ऐसे छोटे छोटे सरफेस सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये कंप्लीट 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गए दिस इज इक्वल टू 4 पाई। इसका मतलब जो सॉलिड बॉडी है इसमें मैक्सिमम कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई इसका मतलब हो गई 2 पाई दिस प्लेन में
एंड 2 पाई दिस वर्टिकल प्लेन में, दोनों मिलकर 4 पाई और 720 डिग्री के एंगल में। तो प्लेन में मैक्सिमम 2 पाई और 360 का एंगल बनता है, लेकिन अगर हम 3D सॉलिड बॉडी में हम देखेंगे, 3 डायमेंशनल बॉडी में, तो मैक्सिमम 4 पाई और 720 का एंगल बनता है। ठीक है बच्चे, तो इतना आपको यूनिट समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइप का। तो ये हमने जो बताया ये सब दीज आर द फंडामेंटल यूनिट। अब नेक्स्ट हम आएंगे डेराइव यूनिट। derived unit लाइक हमने फर्स्ट लेते हैं, जैसे स्पीड, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल यूनिट, मीटर, एंड टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द डेराइव। सेकंड, अगर हम एक्सेलरेशन लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज मीटर सेकंड माइनस 1 अपॉन टाइम सेकंड, मीन्स मीटर सेकंड माइनस 2। अगर हम यहां पर देखें तो एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर सेकंड माइनस 2। अगर दीज आर द डेराइव, अगर हम यहां फोर्स लेते हैं, फोर्स, so this is equal to mass into acceleration. Mass is, this is equal to mass, acceleration is velocity upon time. Mass, velocity is distance upon time, upon time. Mass is kg, distance is meter, second minus 1 by second, means kg meter second minus 2. This is equal to force. अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इज kg, velocity is distance, displacement upon time. kg is fundamental, displacement या distance is the fundamental, time is the fundamental, but the combined is the derived. तो इसे हम लेते हैं kg, distance या displacement is meter upon second, kg meter second minus 1, this is the derived. तो derived unit बहुत सारी डेराइव यूनिट फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी डेराइव यूनिट होगा वो फंडामेंटल के हेल्प से ही लिख सकते हैं। तभी हम बोलते हैं कि 7 फंडामेंटल इज द फिजिकल वर्ल्ड। विद द हेल्प ऑफ दीज 7 फंडामेंटल यूनिट वी कैन राइट एनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। एंड सो दिस 7 फंडामेंटल मिलकर एक फिजिकल वर्ल्ड की फॉर्मेशन। तो आज का बच्चे ये टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दूसरी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।